बोल, किसकी जय बोलेगी एक ऐसे साहित्यकार जिसको मिलवाने के लिए हम भी आतुर हैं। आप मिलना चाहेंगे उनसे, तो चलिए मिलवा देती हूँ आपको। साहित्यकार, एक सफर, एक लेखक की अभिव्यक्ति, ये है हमारा सब्जेक्ट। और मिलवाना चाहूंगी आपको श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव, वरिष्ठ साहित्यकार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। डीडी मध्य प्रदेश के सभी लाइव इन प्रोग्राम के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी दर्शकों, जब भी बात की जाती है ना किसी साहित्यकार की, किसी लेखक की, एक मन में छवि आती है, एक अल्हड़ से, एक बड़े ढीले ढाले कुर्ते पहने हुए, उनके पास एक झोला टंगा होगा, एक पेन हाथ में होगा, सोच रहे हैं कि नहीं, ख्यालों में आपने कुछ बोला तो 2 मिनट ठिठक कर रुकेंगे और फिर कहेंगे कि जी हाँ ठीक है। लेकिन आज जो मिलवाने वाली हूँ आपको, ये भाई, ये इंजीनियर साहब हैं। इनकी कला अलग बोलती है और इनका प्रोफेशन अलग बोलता है। तो क्यों ना एक अलग अलग विषय पर बात करने के लिए, क्योंकि 2 अलग समावेश है इनकी जो एक अभिव्यक्ति है, तो क्यों ना इन्हीं से जान लिया जाए ये कैसा समागम हुआ कि एक इंजीनियर साहब थे जो इतनी टिपिकल एक लाइफ थी, उनका एक जीवन जीने का तरीका अलग था, उनकी नौकरी बिल्कुल अलग थी, और फिर अलग से एक साहित्यकार, ये सृजन कैसे हुआ, ये जानना चाहेंगे। पूर्वा जी, बड़ा रोचक प्रश्न आपने किया है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यदि मैं इंजीनियर नहीं होता तो मैं फुल टाइम साहित्यकार ही होता। क्या बात है। मेरा साहित्यकार मेरे इंजीनियर से कहीं बड़ा है। अरे वाह। आजीविका के लिए हिंदुस्तान में बहुत कुछ हम लोग अलग अलग काम करते हैं, अपनी रुचियों से भिन्न भी, लेकिन जो हमारे पारिवारिक संस्कार थे उससे मैं बचपन से ही साहित्य के प्रति मेरी अभिरुचि थी। अच्छा। और साहित्य मेरी प्रथम प्राथमिकता है। जी, तो जो कहते हैं ना फर्स्ट लव, तो जो पहला प्यार जो आपका था, आपने उसका दामन नहीं छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं कि नहीं चलिए ठीक है ना, हम उसको भी बंद बक्से में डालते हैं, जिंदगी में कभी टाइम मिला तो फिर हम उस दिशा में सोचेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि जो हमारा पहला प्यार है, हम उसको हमेशा से लेकर चले। रुझान का कारण कुछ हो या कुछ प्रेरणा का स्रोत हो? देखिए, मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, मेरे बब्बा जी की रचनाएं प्रभात फेरियों में आज़ादी की गाई जाती थी। फिर मेरे पिताजी की 40 से ज़्यादा किताबें हैं। उन्होंने संस्कृत के महान ग्रंथों, भगवद गीता, रघुवंश, मेघदूत, इन सब के छंदबद्ध काव्य अनुवाद किए हैं। जी जी जी। मेरी माँ की भी किताबें प्रकाशित हैं। और संयोग से कुछ ऐसा हुआ कि मेरा विवाह भी एक सांस्कृतिक परिवार में हुआ, तो मेरे फादर इन लॉ की भी देवयानी जैसा ग्रंथ उन्होंने खंड काव्य लिखा था। तो इस तरह से मैं एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आता हूँ। और स्कूल के दिनों में ही मैं मंडला से हूँ, तो वहाँ पर जो मेरे हाई स्कूल होते होते तक, तब 11वीं होती थी जी। तो जिला पुस्तकालय की, और एक वहाँ बड़ा फेमस अग्रवाल पुस्तकालय था, उनकी सारी जो साहित्य वाले अलमारियों के खंड थे वो मैं चाट चुका था। क्या बात है। फिर इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया और इंजीनियर बन गया। तो वो आजीविका के लिए इंजीनियर रहा, मुख्य अभियंता पद से रिटायर हुआ। लेकिन निरंतर इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों में भी मैं पत्रिका का संपादन करता रहा कॉलेज की, और नियमित लेखन करता हूँ। मतलब जो खून में इनबिल्ट था, जो दादाजी, फिर पापा, मम्मी भी साथ में, उसके बाद में जीवन संगनी का मिलना, कहते हैं ना कि वो जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। तो जब ईश्वर ने भी ये सोचा कि भैया ये जो हीरा है ना, ये इसको एक और पारखी भी मिले, तो जी हाँ, उन्होंने थोड़ा और आपको निखारा है। बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो इस यात्रा में अनेक मील के पत्थर है। उन मील के पत्थरों में चलिए, अगर मैं बात करूं तो कुछ कोशिश अगर करूं कि जलनाद, जलनाद कभी ऐसी बात कही कि कहीं पानी की कमी और कहीं बाढ़, ये 2 समागम कैसे हुए इस जलनाद में? देखिए पूर्वा जी, आपने बड़ा रोचक और अच्छा प्रश्न किया है कि मैंने जलनाद जो अभी एक नाटक लिखा है, वो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चर्चा में है। उसमें मैंने जो हमारे पुरातन संदर्भ हैं, देखिए जो हमारा मानव जाति का अभ्युदय है, वो भी जो कल्पना है वो सृष्टि का जल से ही हुआ। अमीबा, फिर धीरे धीरे जलचर, थलचर और मनुष्य बना। और जो सृष्टि का विनाश होगा वो भी जल प्लावन या प्रलय की जो कल्पना है हमारी संस्कृति में, वो पानी से है। पानी की जो क्षमताएं हैं, हमारे ऋषि मुनि पानी से ही श्राप भी देते थे और उनको
वरदान भी देते थे, अर्घ्य दिया जाता है पूर्वजों को। तो जो पानी का महत्व है, और कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध जो कभी लड़ा जाएगा वो पानी के लिए भी हो सकता है। तो पानी के महत्व को रेखांकित करना, उसके संचयन को बचाना, ये हमारी पीढ़ी की जवाबदारी है। तो इस वजह से मैंने ये पुरातन संदर्भों को उठाकर 12 एकांकियों का संकलन बनाया है, जलनाद, जो राष्ट्रीय स्तर पर चलता है। मुझे नाटक के लिए मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी से हरिकृष्ण प्रेमी नाट्य पुरस्कार भी मिल चुका है, और नाटक की मेरी कई किताबें 5 से ज्यादा आ चुकी हैं, और वो स्कूलों में वो नाटक अभिनीत होते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं। नाटक के सिवाय व्यंग, कविता, लेख, वैज्ञानिक विषयों पर हिंदी में लेखन, ये सब मेरे रुचि के विषय हैं। जी, थोड़ा सा शोध मैंने भी आप पर किया हुआ है। तो बातें पुस्तकों की, ये जो एक नवाचार है, ये कितना फायदेमंद, कितना लोगों के लिए एक शिक्षाप्रद या उनके लिए जरूरी कि भाई आपको ये बात सुनना, समझना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। तो बातें पुस्तकों की के विषय में अगर आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि बातें पुस्तकों की क्या है। जरूर पूर्वा जी, मेरा एक पोर्टल है ई अभिव्यक्ति। अच्छा जी। तो इस पोर्टल में मैं क्या था कि आपको बताऊं, मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी की एक बहुत अच्छी योजना थी, पाठक मंच। हाँ जी। और इसी तरह कादम्बनी एक बड़ी प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका थी, उसके कादम्बनी क्लब होते थे। तो मैं मंडला में पाठक मंच का संचालक था, और नियमित रूप से हम लोग किताबों पर चर्चा और गोष्ठियां करते थे। तो वो एक समय था कि जब किताबों की 2-2 हजार प्रतियां पहला संस्करण छपता था, आज वो सिमट कर 100 और 50 प्रतियों में आ गया है। तो किताबें कम पढ़ी जा रही हैं, ये प्रायः शिकायत साहित्यकारों को होती है। तो मेरा ये बातें किताबों के जरिए ये चर्चा होती है। हर हफ्ते में किसी एक किताब के को पढ़ता हूँ, सिराहने वो किताब होती है, तभी नींद आती है। और फिर उस किताब को पढ़कर उसके कंटेंट के विषय में एक मेरा स्तंभ है, जिसमें मैं पुस्तक चर्चा करता हूँ। तो देश भर से मेरे पास बहुत सारी किताबें आती रहती हैं, कुछ अच्छी लगती है तो खरीद लेता हूँ, और पढ़ करके उन पर उनके कंटेंट के विषय में एक छोटी चर्चा लिखता हूँ। तो इस स्तंभ के कारण जो मेरे पाठक हैं, वो जब इसको पढ़ते हैं, फिर उनको अगर उस विषय में रुचि होती है तो वो किताब बुलवा करके खरीद करके पढ़ लेते हैं। तो जो पठनीयता का अभाव है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, उसको किसी ढंग से पूरा करने की एक छोटी सी कोशिश। जी, जो ये नवाचार है, बहुत ही एक अनोखा, बहुत ही अलग प्रयोग है। जी हाँ, कि हम किताबों से दूर हो रहे हैं, अब आजकल ऑनलाइन हो गए हैं। जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, हमारे नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए आप अपना प्रश्न। नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि साहित्य और सामाजिक को बढ़ावा देने के लिए आज के इलेक्ट्रॉनिक के जमाने में उसको बढ़ावा देने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? नंद कुमार मिश्रा जी, बहुत बहुत नमस्कार। आप बड़ी दूर से हम लोगों को सुन रहे हैं। ये मध्य प्रदेश दूरदर्शन की बहुत बड़ी पहल है कि हमारे साथ इतने प्रबुद्ध पाठक जुड़ रहे हैं पूर्वा जी। तो जैसा उन्होंने सवाल किया कि साहित्य की पठनीयता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। जी, वही नवाचार वही नवाचार है, बिल्कुल। कि इस तरह के, देखिए, हमेशा से पूर्वा जी साहित्य राजाश्रय का भूखा रहा है। हमेशा से अकबर के 9 रत्न थे, जिनमें साहित्य, संस्कृति, कला के उपासक थे। पुरस्कारों के लिए भी, क्योंकि क्या होता है कि जो घर बेचे अपना चले हमारे साथ। साहित्य के क्षेत्र में जो हमारे लेखक हैं, बहुत ज़्यादा आर्थिक धन संपन्न नहीं होते, और साहित्य के जरिए, जैसा मैंने बताया ना कि मैं आजीविका के लिए इंजीनियर रहा हूँ, और पैशन के लिए साहित्यकार। तो साहित्य के साथ आजीविका चलना, बहुत कम लेखक ऐसे हैं जिन्हें इतनी रॉयल्टी मिलती है कि वो उससे अपनी आजीविका चला सके, क्योंकि उसके लिए अपने जो साहित्य के उत्कृष्ट शिखर तक पहुंचना होता है। मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है साहित्य के लिए, हमारे यहाँ टैगोर जी को मिला था। तो मिश्रा जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है, और निश्चित ही साहित्य की पठनीयता के लिए राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, जिसके लिए जैसे साहित्य अकेडमी है, वो सब कर रहे हैं बहुत सारे काम, लेकिन उसको और बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जो नई युवा पीढ़ी है, वो जैसा भी पूर्वा जी जिक्र कर रही थी, तो वो इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से पढ़ रही हैं, किंडल पे पढ़ रही हैं, यूट्यूब में पढ़ रही हैं, पॉडकास्ट के जरिए सुन रही हैं। खुद मेरे बच्चे
तो अच्छा, और उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं, हाँ, हिंदी में नहीं पढ़ रहे। हिंदी में नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल। तो उनमें बहुत से अनुवाद के कार्य भी होना चाहिए। इसके लिए भारतीय अनुवाद परिषद, अभी मैं एक आयोजन में दिल्ली गया था, तो इस तरह के काम कर रहे हैं लोग, और धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ, बहुत आशान्वित हूँ कि साहित्य का, क्योंकि साहित्य हमारा प्राण है, बिल्कुल, उससे निश्चित रूप से ऊर्जा मिलती है। हाँ जी। और आज देखिए साहित्य के कारण हम रूबरू हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बातें तो बहुत हो गई, क्यों ना थोड़ा कुछ आपको सुन भी लिया जाए, तभी तो मन को शांति मिलेगी कि क्यों हम इन्हें इतना मानते हैं। भाई कितनी गाढ़ लेखनी है इनकी, सुन लिया जाए। चलिए, आपने फरमाइश की है तो जरूर सुनाएंगे आपको। मैं सोचता हूँ कि मैं जो मेरा पहला 1992 में तार सप्तक अर्धशती समारोह में मेरी जो कविता की किताब विमोचित हुई थी, उसका शीर्षक था आक्रोश। अच्छा अच्छा। गिरिजा कुमार माथुर जी ने कहा है कि मुझे युवाओं के आक्रोश भरे स्वर बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ। तो ये मेरी जो शीर्षक थी आक्रोश, वो शीर्षक रचना पढ़ रहा हूँ। सुलगते सवाल कड़वे यथार्थ लिख रहा हूँ मैं, सुलगते सवाल कड़वे यथार्थ लिख रहा हूँ मैं। मेरी लेखनी ही दुश्मन है मेरी, जो सच है जो या जो होना चाहिए वह लिख डालती है। और वो खुद, मैं भी, तुम सब अंगारों भरी निगाहों से देखते हैं। लोग सच को पसंद नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। देखते हैं मुझे, पर इससे क्या। सच तो यह है कि हम सब बंधे पन्ने हैं पत्रिका के, जो फड़फड़ा तो सकते हैं अपनी जगह, जो फड़फड़ा तो सकते हैं अपनी जगह, पर उड़ नहीं सकते खुले आकाश में हवा के साथ पतंग बन। पतंग बन उड़ने की कोशिश भी बंधी होती है धागे से, और कोई न कोई पेंच काट देता है लक्ष्य से पहुंचने पर पहले ही। सोचता हूँ कई बार, कागजों को रंगने भर से क्या होगा, होगा नहीं जब तक सिद्धांतों और आचरण का पिटारा एक, सिद्धांतों और आचरण का पिटारा एक। यदि मैं यह सब नहीं लिखूंगा तुम्हारे डर से, यह सब नहीं लिखूंगा तुम्हारे डर से, तो यह लिखूंगा कि तुम्हें अच्छा नहीं लिखता मेरा लिखना खरा खरा। माना कि क्रांति नहीं होगी मेरे लिखने भर से, पर मेरे न लिखने से यथार्थ सुनहले सपनों सा सुंदर तो नहीं हो जाएगा। सपनों को बनाने के लिए यथार्थ, सपनों को बनाने के लिए यथार्थ जरूरी है अभिव्यक्ति आक्रोश की। क्या बात है, बिल्कुल सही कि आप अपनी अभिव्यक्ति को दबाएं ना, उसे बताएं। आप ये ना सोचें कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, नहीं, अपनी अभिव्यक्ति रखें। जमाने को बताना बहुत जरूरी है कि सच की चिंगारी चाहे वो छोटी सी है, जलेगी जरूर। बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत अच्छा लगता है सुनना। मतलब कभी ऐसा नहीं लगता था कि हम जॉब पर हैं और वो कहें कि वो जो इंजीनियर साहब है ना वो बहुत अच्छे लेखक हैं, तो वहाँ पर ये दोनों क्लैश कभी नहीं हुए। पूर्वा जी, मेरी कई विधाएं रही हैं कि अगर कभी मेरे पर कोई रचनावली बनेगी तो शायद कविताओं का एक खंड होगा और कुछ छंदबद्ध रचनाओं का एक खंड होगा, और व्यंग और नाटक के कुछ खंड होंगे। तो मैं व्यंग बराबर लिखता हूँ। तो जब मैं, व्यंग की एक बड़ी ताकत होती है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार करता है। हाँ जी। तो जब मैं जॉब में था तो जो भी विसंगतियां मन को पसंद नहीं आती थी, उनको प्रतीक के माध्यम से व्यंग में कहा जाता था। तो कोई उसमें मुझे लीगली नहीं कह सकता था कि आपने मेरे किसी के ऊपर कटाक्ष किया है, और मैं अपने मन की भड़ास निकाल भी लेता था। बहुत अच्छा। तो वो परसाई जी की, हमारे जबलपुर के रहे हैं, तो वो मेरे व्यंग गुरु रहे हैं और उनको बहुत पढ़ा मैंने। तो वो मन में कहीं ना कहीं व्यंग के भाव भी बराबर आते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर मुझे तो क्योंकि याद ही नहीं रहेंगे तो मुझे पढ़ना पड़ेगा कि राम भरोसे एक व्यंग संग्रह, कौवा कान ले गया, समस्या का पंजीकरण और समाधान। मतलब क्या आप टॉपिक सोचिए कि समस्या का पहले तो पंजीकरण करवाएं, फिर उसके बाद समाधान भी आप पाए। धन्नो बसंती और बसंत, मतलब क्या बात है कि धन्नो भी है, बसंती भी है और बसंत भी है। जय हो भ्रष्टाचार की, फिर खटर पटर और प्रिय व्यंजन। मतलब कि क्या ये जो इनके छोटे छोटे अगर आप हमें अंश सुनाए तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए एक अंश पाठ करते हैं। हम सुनेंगे बाद में, आपको मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी हाँ, शारदा दयाल जी भोपाल से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए आप अपना प्रश्न। जी नमस्ते विवेक जी। नमस्कार। मेरे दो प्रश्न हैं आपसे। अच्छा। एक तो ये है कि जहाँ भी हम दुकानों पे जाते हैं, बुक्स की दुकानों पे, पुस्तकों की दुकानों पर, या मॉल में जो दुकानें हैं,
वहाँ अंग्रेजी साहित्य भरा पड़ा है। जी हाँ, ये सही बात है। यहाँ तक कि बच्चों की भी जो किताबें हैं, कहानियां हैं, वो भी इंग्लिश उससे भरी पड़ी हैं, अंग्रेजी साहित्य से। तो हिंदी साहित्य ढूंढना पड़ता है। ऐसे में आप की कोई योजना है क्या? पहला प्रश्न ये। और दूसरा प्रश्न ये है कि मैंने सुना है कि आपने अपने आवास के सामने एक पेटी लगा रखी है जिसमें मुफ्त पुस्तकें रखी हुई हैं, और जिसे लोग मने बगैर पूछे आप ले जाएं और वो जमा कर दें। क्या बात है शारदा जी, आपने बहुत बढ़िया और सामयिक सवाल उठा दिए जो आपके माध्यम से, आपके जो मैं उत्तर दूंगा उसके माध्यम से सब तक पहुंचना भी चाहिए। देखिए, जो पहला सवाल आपका है कि अंग्रेजी माध्यम की किताबें ज्यादा हैं, तो पूर्वा जी आप भी एग्री करेंगी कि आज हम सारे शिक्षा जगत में अंग्रेजी माध्यम से अपने बच्चों को हम खुद ही पढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से जो माध्यम है बच्चों का वो अंग्रेजी में सुन रहे हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया। तो इस वजह से अंग्रेजी साहित्य ज़्यादा, क्योंकि एक विश्व संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी मान्य है, तो वो अपनी जगह है कि अंग्रेजी में ये स्वीकार करता हूँ मैं कि अंग्रेजी किताबें ज़्यादा हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी पाठक नहीं है। हिंदी पत्र पत्रिकाएं खूब छप रही हैं, खूब पढ़ी जा रही हैं। और मैं तो पूरी दुनिया में, मेरे बच्चे हैं अमेरिका में, यूएई में और लंदन में, तो सब जगह होकर के आया हूँ। हिंदी किताबें भी होती हैं। मैं लंदन बुक फेयर में गया था, तो वहाँ पर एनबीटी का जो हमारा नेशनल बुक ट्रस्ट है उसका स्टॉल लगा था, वाणी का स्टॉल लगा था, और वहाँ हिंदी साहित्य बराबर उपलब्ध था। तो मेरा सीना जो है ना वो कि मैं हिंदी लेखक हूँ, बड़े गर्व से हम हिंदुस्तानी। तो हिंदी के प्रति आप आशान्वित रहिए शारदा जी। और जैसा आपने कहा कि मेरे घर के सामने मैंने एक ओपन बुक लाइब्रेरी डब्बा बनाया है, तो पूर्वा जी ये बड़ा अच्छा प्रयोग मैंने किया है कि मेरी बाउंड्री वॉल पर मैंने एक बुक लाइब्रेरी बनाई है, छोटी सी। एक अलमारी का एक खंड है और वो खुला रहता है। तो और उसमें इस तरह की व्यवस्था कर दी है मैंने कि पानी वानी से किताबें खराब ना हो। और उसका मैंने टाइटल दिया है, एक बुक रखो एक ले जाओ। एक बुक रखो एक ले जाओ। लेकिन पहले से एक कॉलर को ले लेती हूँ मैं, क्योंकि अशोक जी जुड़ चुके हैं जबलपुर से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए आप अपना प्रश्न। जी अशोक जी, आवाज आ रही है? प्लीज। हाँ, आवाज आ रही। तो मैं आपसे जानना चाहता कि जैसे हमको पुरानी किताबें पता है जी, जो कि बहुत अच्छी रहती है, पहले के जमाने की किताब साहित्य बहुत अच्छा रहता है, तो उसको पढ़ने के लिए हमको कहाँ से प्राप्त होंगी वो किताबें? किसके पास जाना पड़ेगा, या किसी अच्छी लाइब्रेरी में, या आपके पास पता कर पाएगा? इसके बाद जरूर मैं अशोक जी आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। पहले लेकिन जो पुराने कॉलर शारदा जी हैं उनसे बात कर लूं। तो वो जो मैं बता रहा था पूर्वा जी कि जो ओपन लाइब्रेरी है, तो रात को भी किसी को नींद नहीं आ रही, तो हमारी कॉलोनी, मीनाल कॉलोनी जहां मैं रहता हूं, बहुत बड़ी कॉलोनी है। तो मैंने देखा है कि रात को 2-2 बजे लोग आते हैं और उसको खोला, एक किताब उठा के ले गए और पढ़े। तो इस तरह से पठनीयता का विकास हो रहा है ना। और मैं उसमें बराबर जो, क्योंकि पढ़ने के बाद में बहुत सी किताबें ऐसी होती हैं कि उसको रद्दी में बेचने के बजाय उसको और लोग पढ़ लें, ये बिल्कुल प्रयास होना चाहिए हमारा। तो वो इस तरह का मेरा ओपन बुक लाइब्रेरी का एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे घर के उपलब्ध है। अब अशोक जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप पुराने राइटर्स की किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप खरीदना चाहें तो स्वागत है, नहीं तो विवेकानंद पुस्तकालय भोपाल का इतना बड़ा पुस्तकालय है, हर कॉलेज में किसी आपके मित्र साहित्यकार हो तो आप पुराने जितने प्रेमचंद हैं, शिवानी हैं, इन सबको, उनके बहुत सारी उपलब्ध हैं साहित्य। और लाइब्रेरी सबसे अच्छा संसाधन है, आप किसी लाइब्रेरी के मेंबर बन जाइए। बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है विवेकानंद पुस्तकालय। ठीक है ना, तो अशोक जी को बोलते हैं जबलपुर से आप भोपाल आइए और विवेकानंद लाइब्रेरी नहीं, आप अगर ये जबलपुर से, जबलपुर में है, ये जबलपुर है। ओके, तो जबलपुर में भी बहुत अच्छे पुस्तकालय हैं। विक्टोरिया अस्पताल के बाजू में पूरा जो, मैं जबलपुर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी थी और उनमें सब में हमने बहुत सी किताबें वहाँ डोनेट भी की। जब मैं वहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ आया भोपाल, तो
तो मेरे पास बहुत सारी किताबें थी, तो कम से कम मैंने 500 किताबें विभिन्न पुस्तकालयों क्या में बात है। तो डोनेट। जबलपुर में भी आपके लिए उपलब्ध है, आप जाइए और जरूर पढ़िए जी। हाँ, जो मैंने आपको बात की, इतने सारे जो राम भरोसे है, समस्या का पंजीकरण और निदान, अगर कुछ थोड़ा सा जल्दी से सुनाए, जल्दी चलिए मैं एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, क्योंकि प्रसंग को जोड़ना आवश्यक होता है। हाँ जी। तो जो सत्यनारायण की कथा है, हाँ जी, वो हर घर में होती है, हम सब उससे पूरी तरह वाकिफ हैं। हाँ जी। तो उसमें मैंने उसको प्रतीक बना करके, उसको अवलंब लेकर के एक व्यंग लिखा था, अथ चुनाव कथा। अच्छा, क्योंकि चुनाव कथा। हाँ, तो जो आज का समय है वो चुनावों का है, आज के भगवान जो है वो चुनाव हैं और नेता हैं। तो उसका एक रोचक 5वां जो अध्याय है वो थोड़ा सा बोलता हूँ। 5वें अध्याय की कथा बड़ी रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद है, सो सब जन हाथ जोड़कर ध्यानपूर्वक सुने। एक नेता ने एक बार एक चुनाव में जनता से वादा किया कि वह चुनाव जीतकर, चुनाव कथा करवाकर जनता के सारे दुख दूर करेगा। जनता देवता ने प्रसन्न होकर उसे अपना नेता चुन लिया। पर नेता राजधानी में ऐसा व्यस्त हो गया कि उसे जनता की कथा की याद ही नहीं आई। फिर एक दिन जनता ने नेता से पूछा कि हे नेता, तू मेरा सरताज बन गया, हम तुझे हर आयोजन में मुख्य अतिथि बनाकर बुलाते हैं, तुझसे उद्घाटन और शिलान्यास करवाते हैं, तुझे गजहार पहनाते हैं, पर तू हमसे किए वादे के अनुसार हमारे दुख दूर करने के लिए चुनाव कथा क्यों नहीं करवा रहा? तो नेता ने जवाब दिया कि इस बार के चुनावों में जीत के लिए झुग्गी बस्ती में दारू बांटने में बहुत सारा व्यय हो गया है, इसलिए मैं अगली पंचवर्षीय योजना पूरी होते ही चुनाव कथा का आयोजन करूंगा। भोली भाली जनता ने अगली बार फिर विधिवत नेता को चुन लिया, पर नेता ने फिर भी चुनाव कथा नहीं करवाई। तभी सुबह सुबह नेता के ठिकानों पर छापा पड़ गया और उनके परिवारजनों पर मुकदमे कायम कर दिए गए। नेताजी की तमाम कोशिशों के बाद भी हाईकमान ने उनकी एक न सुनी और बेबसी में उन्हें अपना त्याग पत्र देना पड़ा। तो आप जो इसका अवलंब देखिए और प्रतीक देखिए कि सत्यनारायण की कथा में भी ऐसा ही होता है ना कि वो भूल जाता है पूजा करना। तो उस तरह से हमने वही चीज है, याद रखना। बिल्कुल, वो जो अवलंब है, ये व्यंग में इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं कि सीधे कुछ कहा भी नहीं और प्रतीक में जनता। बहुत अच्छा कि जनता हर बार यही सोचती है ना कि भाई मैं इन्हें अगर अपना प्रतिनिधि चुन रहा हूँ तो ये मेरी मन की जो स्थिति है उसको। जी, हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, मुकेश जी भोपाल से। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सुप्रभात श्रीवास्तव साहब। हाँ जी, जी रखिए आप अपना प्रश्न। जी श्रीवास्तव साहब जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी सबसे अच्छी रचना कौन सी है और आपको क्यों प्रिय है? धन्यवाद। जल्दी से सवाल का जवाब। सबसे ज्यादा पसंद मुकेश जी, पूछा जाए कि घर में अगर बच्चे कितने सारे तो कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है? पूर्वा जी ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा पसंद, बताएं। किस बच्चे को हम कहें कि मेरे लिए हाथ की 5 उंगलियां बराबर हैं, लेकिन फिर भी आपका सवाल है तो जवाब भी जरूर देंगे। जल्दी। अच्छा लगता है कि इस तरह का सवाल करते हैं लोग। हर लेखक को अपनी सभी रचनाएं अच्छी लगती हैं, लेकिन निश्चित है कि सभी एक भाव से नहीं लिखी गई होती। कभी कोई रचना अच्छी होती है, कभी कोई। और जहाँ तक मुकेश जी के सवाल का जवाब है, मैं अभी अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानता कि बहुत सारी रचनाएं मेरी ऐसी हैं कि जिनको मैं कुछ पसंद या नापसंद करूं। तो वो समय भी आएगा कि मेरे विषय में कोई लिखेगा कि ये होता है एक साहित्यकार का। तो रचना आपकी। जी, अब इसका क्या है बताएं। मैंने व्यंग 2 लाइन जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, फटाफट जो दिल में सबसे पहले याद आए वही सबसे ज्यादा पसंद। तो उस तरह की सभी रचनाएं अच्छी लगती हैं। कविताएं कम शब्दों में बड़ी बात कहती हैं, तो कविताओं को कहा जा सकता है। मैं चूंकि अभी कल एक स्त्री विमर्श का दिन था, 8 तारीख को विश्व हिंदी दिवस, तो एक कल्पना कीजिए, एक शब्द चित्र बनाता हूँ कि कुछ लड़कियां स्कूल के बाहर एक पेड़ है वहाँ घेरे के खड़ी हुई हैं, तो उन पर एक ये रचना लिखी थी मैंने कि मन में सपने ले सलोने बढ़ रही हैं ये किशोरी लड़कियां। ये आपको समर्पित है। मन में सपने ले सलोने बढ़ रही हैं ये किशोरी लड़कियां, स्कूल में जो वृक्ष पर संग खड़ी हैं ये किशोरी लड़कियां। कोई भी परिणाम देखो अव्वल है हर फहरिस्त में,
कोई भी परिणाम देखो, अव्वल हैं हर फहरिस्त में, हर हुनर में लड़कों पे भारी, पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं ये किशोरी लड़कियां। अब्बा, अम्मी और टीचर हौसले ही बढ़ा सकते हैं बस। ठीक है। अब्बा, अम्मी और टीचर हौसले ही बढ़ा सकते हैं बस, अपना फ्यूचर खुद ब खुद ही गढ़ रही हैं ये किशोरी लड़कियां। जी हाँ। तालीम का गहना पहनकर बुरके को तारम तार कर, बुरके में ये प्रतीक लिया मैंने कि बुरके में स्त्री का व्यक्तित्व फंसा दिया जाता है। तालीम का गहना पहनकर बुरके को तारम तार कर औरतों के हक की खातिर लड़ रही हैं ये किशोरी। वाह वाह, बहुत अच्छा। हो गगन की कल्पना या हो सुनीता, सोनिया या सुष्मिताएं, रच रही वे पाठ खुद जो पढ़ रही हैं ये किशोरी लड़कियां। इनको चाहिए प्यार थोड़ा परवरिश में और केवल एक मौका। इनको चाहिए प्यार थोड़ा और केवल एक मौका, करेंगी ये नाम बेटों से बढ़कर, होंगी साबित ये किशोरी लड़कियां। बहुत अच्छा। ये आयतें कुरान की, वर्सेस हैं बाइबल की, श्लोक सी पावन, तुलसी की चौपाइयां हैं ये किशोरी। क्या बात है, क्या बात है। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्रमा खगोल और विज्ञान, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको सुनने के लिए वो जो पीटीओ लिखते हैं ना कि अगले पृष्ठ पर फिर आप देखिएगा, तो अगली बार हम फिर से इन्हें सुनेंगे। आज आपने आए, बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वा जी। और एमपी मध्य प्रदेश दूरदर्शन के इस लाइव फोन इन प्रोग्राम के जरिए मैं आप सबसे रूबरू हो पाया, बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, जो ब्रेक के बाद लेकर आ रही हूँ वो बहुत बड़ा